नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत करते हैं हम आपका पॉलिटी के सीरीज में और ये लेक्चर नंबर 6 है। 6 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग ये पढ़ रहे थे। 5 लेक्चर में हमने देखा बहुत सारे अधिनियम जो आए हुए थे, और आज के लेक्चर में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कम्युनल अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में दिया हुआ था। इसके साथ साथ आज हम लोग कुछ और इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं, एक तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में, लाहौर अधिवेशन के बारे में, आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे आप गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, गांधी इरविन समझौते के बारे में, और कम्युनल अवार्ड के बारे में तो डिटेल डिस्कशन मुझे करना ही है। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइमन कमीशन। समझिए, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म आया था, सुधार आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यह कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इस सुधार का जांच करने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। तो 10 साल का मतलब है 1919 में कमीशन आया है, मतलब सुधार आया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1929 में आना था एक कोई कमीशन जो उस सुधार की जांच करता। लेकिन सरकार द्वारा आनन फानन में, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में 2 वर्ष पहले ही, मतलब 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि आना 29 में था, लेकिन 1927 में ही गठन कर दिया जाता है। अब उस गठन के पीछे कुछ रीजन थे कि क्योंकि जो सरकार वर्तमान में थी वो चाहती थी कि एक नया प्रावधान ला दिया जाए भारत के लिए, ताकि अगर सरकार इंग्लैंड में चुनाव भी हो और उनकी सत्ता ना आए तब पर भी भारत में वही नियम लागू रहे। तो साइमन कमीशन 1927 में गठित कर दिया गया। साइमन कमीशन क्या था? यह 7 सदस्यों की एक समिति थी जिसका मेन काम क्या था? उसका मेन काम 1919 के अधिनियम की जांच करना था। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम नोट करते हैं, बात करते हैं। साइमन कमीशन कितने सदस्यों की समिति थी? 7 सदस्यों की समिति थी, और ध्यान रखिएगा इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। और जब साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है और इसकी खबर भारत में आती है कि एक जांच कमेटी आ रही है जो 1919 के अधिनियम की जांच करेगी, और उसके सारे मेंबर जो है वो कौन है? अंग्रेज है। तो उस समय भारत में मद्रास का सेशन हो रहा था, मद्रास का अधिवेशन हो रहा था, और मद्रास का कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था वो 1927 में हो रहा था। तो 1927 का अधिवेशन 2 चीजों के लिए फेमस है। पहली बात तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इस बात को पारित किया गया कि पूरे भारत में जहां जहां साइमन कमीशन जाएगा वहां वहां कांग्रेस इसका बहिष्कार करेगी। दूसरी बात, पहली बार साइमन कमीशन मतलब 1927 में जब कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हो रहा है, तो पहली बार नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करने की बात उठाई गई। हालांकि इस बार उनका प्रयास था, मांग नहीं पूरी होती है, जो आगे चल के लाहौर अधिवेशन 1929 में रखी जाएगी। लेकिन पहली बार प्रयास कौन करता है? नेहरू जी 1927 के मद्रास अधिवेशन में प्रयास करते हैं पूर्ण स्वराज मांगने की। हालांकि मुख्यतः यह फेमस इसलिए है कि 1927 में यह निर्णय लिया गया कि साइमन आयोग का, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। अब क्या होता है, ये क्यों आया था साइमन कमीशन? 1919 का जो अधिनियम था उसी की जांच करने के लिए आया हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन थे। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि साइमन कमीशन में जो सदस्य थे, ठीक है ना, वो जॉन साइमन किस दल के थे? तो उदारवादी दल के थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जॉन साइमन ही वाज अ लिबरल, वो लिबरल थे, ठीक है। और जो रिपोर्ट उसने सबमिट की साइमन कमीशन ने, ठीक है ना, साइमन कमीशन आगे चल के 1930 में रिपोर्ट सबमिट करता है। तो 1930 में रिपोर्ट सबमिट करता है, उसी के बेस पर आगे चल के हम लोग गोलमेज सम्मेलन करेंगे। आइए आगे देखते हैं उसकी सिफारिशें क्या थी, क्या कहता है साइमन कमीशन। सबसे पहली बात उसने कहा 1919 में जो द्वैत शासन आया था उसे समाप्त किया जाना चाहिए, वो प्रचलित नहीं रहना चाहिए। उसने क्या कहा कि जो जातिगत आधार पर पार्लियामेंट सुधार में सीटें
बंटवारे सीटों का बंटवारा आया था, उन्होंने कहा ये सही है, ये चलते रहना चाहिए। और उन्होंने मतलब साइमन कमीशन ने जांच करके एक और बात बताया कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हुई? साइमन कमीशन कब बना? 1927 में। हालांकि ये भारत आता है कब? फरवरी 1928 में। तो भारत आगमन हुआ इसका 28 में, बना कब है? 27 में। किस कमीशन की जांच करने के लिए बना था? 1919 के कमीशन। कितने सदस्यों की समिति थी? 7 सदस्यों की, और सारे के सारे मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे। तो यहां पे मैंने एक चीज और भी लिख रखा है, देखिए कि क्यों बहिष्कार का निर्णय लिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो पहली बात कि सारे के सारे मेंबर कौन थे? ब्रिटिश थे। अब भारत में अगर किसी अधिनियम की जांच करने आ रहे हैं आप, तो भारतीय सदस्यों को भी रखना चाहिए। अगर भारतीय सदस्य नहीं है तो निश्चित ही बायस्ड निर्णय दिया जाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही है कि सारे सदस्य जो थे अंग्रेज हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि साइमन कमीशन जो था वो 2 वर्ष पहले ही अपॉइंट हो गया था। मैंने कहा कि उनके वादे के हिसाब से तो 1929 में आना था, लेकिन 1927 में ही गठित कर दिया गया, जिससे कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं। तो ये 2 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया जाने का प्रस्ताव मद्रास सेशन में पारित किया गया। अब जब मद्रास सेशन में पारित हुआ तो हर जगह साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन बॉम्बे आता है, तब से उसका विरोध चालू होता है, और उसके खिलाफ में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता है। साइमन कमीशन जब पंजाब पहुंचता है तो पंजाब में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, और उनके ऊपर उस समय जो पुलिस अधिकारी थे जेपी सॉन्डर्स, उनके कहने पर लाठी चला दी जाती है, और लाठी चार्ज में वो घायल हो जाते हैं, जिनकी आगे चल के 1928 में डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन के विरोध में किसके ऊपर लाठीचार्ज की गई जिसकी डेथ हो गई? वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, पंजाब में ये विरोध कर रहे थे, और इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे शरीर पर जो भी लाठियां पड़ी हैं, मतलब हमारे शरीर पर पड़ी हुई प्रत्येक लाठियां अंग्रेजी ताबूत में कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछा जाता है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अच्छा, जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो साइमन कमीशन के विरोध से अंग्रेजी सरकार बड़ी नाराज होती है भारतीयों के ऊपर, और तत्कालीन जो वहां के प्रशासक थे लॉर्ड बिर्केनहेड, उन्होंने तो चैलेंज भी दे दिया भारतीयों को कि अगर आप हमारे द्वारा भेजे गए कमीशन का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही कोई कमीशन, आप ही एक संविधान का प्रारूप बना करके दिखा दीजिए। तो इसी से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लॉर्ड बिर्केनहेड ने एक चैलेंज दिया। लॉर्ड बिर्केनहेड ने चैलेंज दिया तो वो चैलेंज मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और अपने 8 सदस्यों की एक समिति के द्वारा 1928 में ही एक संविधान का प्रारूप तैयार करके दे दिया जाता है। ये जो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट सबमिट करी है, इसी को आप क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद का एक सेशन हम ध्यान रखिएगा, 1928 की कहानी हो चुकी है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन क्यों फेमस है? ये 2-3 कारणों से फेमस है। एक तो ये फेमस है इस वजह से कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांगा जाता है। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रयास कब किया गया था? 1927 में, लेकिन मना कर दिया गया था, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन पंडित नेहरू अध्यक्ष बने 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और पहली जरूरी बात हुई कि पूर्ण स्वराज 1929 में स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरी बात क्या होती है? 1929 में एक और निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार करेंगे। तो 1929 में यह बात कही जाती है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार करेंगे, जिसे आगे चलकर 1930 में हम लोग पहली बार स्वतंत्रता दिवस मना भी लेते हैं। और इसी तिथि को सम्मान देने के लिए बाद में हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन में? वो ये था कि गांधी जी को पावर दी गई कि आप चाहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं, जो 1929 में आगे चल के दांडी मार्च करेंगे 1930 में, और उसके बाद नमक कानून तोड़ करके वो स्टार्ट करेंगे। लाहौर अधिवेशन के बाद बचे, लाहौर अधिवेशन के बाद फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, नेहरू रिपोर्ट आ चुकी थी। नेहरू रिपोर्ट के ही साथ साथ एक जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग भी आई थी। तो अंग्रेजों के पास एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, एक नेहरू रिपोर्ट थी, और एक क्या कहते हैं जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग थी।
गांधी जी ने भी 11 सूत्री मांग रख रखी थी। इन तीनों चीजों के आधार पर, इन तीनों चीजों की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन कराए जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन कब होते हैं? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती है। कांग्रेस इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। तो उस समय के जो गवर्नर थे भारत में वो लॉर्ड इरविन थे। वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन से कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से आप कांग्रेस को मना करके गोलमेज सम्मेलन में ले आइए, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए संविधान बनाने की बात हो रही है और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भारत की अगर नहीं रहेगी तो कोई महत्व नहीं निकलेगा। तो कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग थी उसे स्वीकार किया जाता है और कुछ बातों पर सहमति बनती है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, और उसे ही क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। याद रखिएगा 1931 में होता है यह समझौता। इसी समझौते से राजी होकर के गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन जहां पे गांधी जी भाग लेते हैं मतलब गोलमेज सम्मेलन, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फाइनली गांधी जी और बाकी सभी दलों की, बी आर अम्बेडकर की, सरोजिनी नायडू की या ब्रिटिश से उनकी सहमति नहीं बन पाती है कुछ मुद्दों को लेकर के, और गांधी वापस चले आते हैं और गांधी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने की शुरुआत कर दी, की घोषणा कर दी। ठीक है ना। अब जब गांधी ने ये घोषणा की 1932 में, तो तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी कंप्लीट हो जाता है। जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट हो जाता है तो तीनों सम्मेलन की रिपोर्ट को लेकर के 1933 में एक श्वेत पत्र इशू किया जाता है, श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाता है, व्हाइट पेपर निकाला जाता है अंग्रेजी सरकार द्वारा, और इसी व्हाइट पेपर के आधार पर आगे चलकर 1935 के अधिनियम का निर्माण या गठन किया जाएगा जो भारत के लिए आएगा। इसी बीच आप ध्यान दीजिए 1932 में हमारे पास एक कम्युनल अवार्ड आता है जो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया जाता है। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? उस समय के अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। कम्युनल अवार्ड क्या है? मैं आपको ये बात बताऊं कि जब बी आर अम्बेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में गए तो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिमों के लिए अलग सीटों का आरक्षण है, उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है, वैसे ही शेड्यूल कास्ट के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने उसी बात को संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया और वो था पृथक निर्वाचन किसके लिए? केवल और केवल एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ धार्मिक आधार पे अंग्रेज को क्या कहते हैं, मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण था, तो चलो वो तो धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी जो भारतीयों को नहीं पसंद थी, उसका तो विरोध हो ही रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए भारत में हिंदुओं के बीच में अगर वो क्या कहते हैं एससी कैटेगरी को पूरी तरह से हिंदू से अलग करके आरक्षण दे दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं एकता और अखंडता पे खतरा महसूस हुआ गांधी जी को। और गांधी जी को जब ये खतरा महसूस हुआ तो गांधी जी, जो कि वर्तमान समय में जेल में है पुणे में, यरवदा जेल में, गांधी जी वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और अंततः प्रेशर में आकर के बी आर अम्बेडकर जी को गांधी जी से समझौता करना पड़ता है और वही समझौता किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट। तो गांधी जी का कहना था कि आप एक काम करिए, आप जो है कम्युनल अवार्ड को स्वीकार मत करिए, मतलब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मत करवाइए, आप जो है सामूहिक मतदान रहने दीजिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट हिंदुओं के लिए रहने दीजिए, हाँ जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए आरक्षण बढ़ा दीजिए। तो 71 सीटों से बढ़ा करके 147 सीटें आरक्षित कर दी गई। लेकिन क्या कहते हैं, आप पृथक निर्वाचन स्वीकार न करिए। तो अंबेडकर और गांधी के बीच जो समझौता होता है 1932 में, इसे ही क्या कहा जाता है? पूना समझौता। ठीक है, तो आपने देखा कि साइमन कमीशन क्या था, कब आया, क्या क्या इसकी मेन फीचर्स थे। उसके बाद आपने देखा कुछ घटनाएं जो रिलेटेड थी उसके बाद से, और 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था और इसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जाती थी। गांधी जी असंतुष्ट होते हैं और आमरण अनशन पर जाते हैं और किसको समझौता करना पड़ता है? बी आर अम्बेडकर को, और वही समझौता किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट। तो इस तरह से हमने
इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट स्टोरी पढ़नी किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में और कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो अब इसके आगे के लेक्चर में और भी कहानियां हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग धीरे धीरे अभी संविधान सभा की तरफ बढ़ रहे हैं और संविधान निर्माण प्रक्रिया पर आएंगे। ये लेक्चर ऐसे ही चलता रहेगा, रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलता रहेगा। आप इसकी नोट्स बना सकते हैं, एकदम अच्छे से सीरीज पूरी कंप्लीट की जाएगी। आप इस नोट्स के बाद आपको कोई किताब भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप अच्छे से प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर ये हमारा प्रयास, हमारी कोचिंग का प्रयास, हमारी टीम का प्रयास अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप इस लेक्चर को जरूर शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच में, और ताकि वो भी पढ़ें, और लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज में लेक्चर नंबर 7 में।